Hello friends, I am Saurav Angwar. Today I will discuss about a vector. वेक्टर का पहले हम देख लेते हैं कि यूज क्या है, कहाँ पे यूज होता है। जो वेक्टर जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ते हैं तो या बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं वहाँ पे देखते हैं कि वेक्टर का बहुत ज़्यादा यूज है क्योंकि वेक्टर में हम अपना मतलब वेक्टर कैसे काम करता है। वेक्टर इज अ ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल। एक क्या करता है, ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल की तरफ वर्क करता है। जैसे यहाँ से किसी गाड़ी को सामान कहाँ तक पहुँचाना, दूसरे स्थान पर पहुँचाना। इसी तरह ये वेक्टर होता है, ये हमारे डीएनए मॉलिक्यूल को एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर करने में यूज होता है। जैसे तुमने पढ़ा होगा टीआई प्लाज्मिड वेक्टर की तरह से ही वर्क करता है और वो उसमें हम अपना डिजायर डीएनए डालते हैं और प्लांट में इंसर्ट करा देते हैं, जिससे हमें डिजायर रिजल्ट मिल जाता है जो हमें चाहिए होता है। ठीक है, तो होता क्या है, यही इसी बेसिस पे हम वेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं कि क्लोनिंग वेक्टर होते हैं, एक्सप्रेशन वेक्टर होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेक्टर्स होते हैं, इसके बेस पे हम देखते हैं। जैसे कि हम अगर जानना चाहें तो जैसे ये मान लो हमारा एक वेक्टर है। ठीक है, फिर हम इसे क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट करेंगे और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट्स होंगी इसके ऊपर। और मान लो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट्स हैं तो ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, इसमें इंसर्ट ऐड करा देंगे। इंसर्ट बोले तो हमारा जो डिजायर डीएनए होगा। ठीक है, वो जब हम इंसर्ट कराएंगे, ठीक है, तो ये हमारा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन जाएगा। ठीक है, कैसा प्लाज्मिड बन जाएगा, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा अब क्या है, डिजायर डीएनए प्रेजेंट है। ठीक है, तो यही वेक्टर का काम होता है। तो यहाँ पे लिखा भी है विच कैरीज फॉरेन डीएनए इनटू ए होस्ट सेल फॉर पर्पस ऑफ क्लोनिंग एंड एक्सप्रेशन वेक्टर। तो ये होता क्या है, क्लोनिंग वेक्टर होते हैं और एक्सप्रेशन वेक्टर होते हैं। क्लोनिंग वेक्टर को हम क्या करते हैं, जैसे मान लो हमारा कोई क्लोन करना है। अब क्लोन वेक्टर में क्या है कि जैसे मान लो कोई भी डीएनए हमारा बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम, तो उसे पहले हम क्लोन करेंगे, उसकी बहुत सारी कापी बनाएंगे, जिससे फ्यूचर में मान लो हमारा मटेरियल क्या हो, हमारा मटेरियल अगर बहुत लो है, अगर उसको ड्यूरिंग द ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेशन वेक्टर अगर हम उसे उसमें ऐड करेंगे वेक्टर में, तो वो क्या हो सकता है, खराब भी हो सकता है या किसी तरह उसमें कोई भी डैमेज हो सकता है। तो उससे उसके लिए हम क्लोनिंग वेक्टर का भी यूज करते हैं, जिससे हम उसकी कॉपी नंबर बढ़ा लेते हैं। ठीक है, और क्लोनिंग अब तो मॉडर्न पीसीआर भी यूज होती है, पीसीआर के बेस पे हम नंबर अपना डीएनए का नंबर बढ़ा लेते हैं। ठीक है, वो टाइम कम कंज्यूमिंग होती है। अब हम बात करते हैं क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर जो होते हैं उनके फीचर क्या हैं और एक्सप्रेशन वेक्टर के फीचर क्या हैं। ठीक है, तो जो क्लोनिंग वेक्टर होते हैं, क्लोनिंग वेक्टर में जो होता है वो एबिलिटी टू रेप्लिकेट इन होस्ट सेल, मतलब कि यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन दोनों में देखने को मिलेगा। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन दोनों में हमको क्या मिलेगा, देखने को ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन दोनों में देखने को मिलेगा। यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट इसमें भी होंगी और एक्सप्रेशन वेक्टर में भी, ये भी कॉमन फीचर है दोनों के बीच। जेनेटिक मार्कर मतलब बोले तो सिलेक्टेबल मार्कर इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, एक्सप्रेशन वेक्टर में भी, ये भी कॉमन फीचर है। मल्टीपल क्लोनिंग साइट भी होंगी, इसमें भी होंगी मल्टीपल क्लोनिंग साइट भी। ठीक है, ये जो होते हैं हमारे, ये लो मॉलिकुलर वेट होते हैं। लो मॉलिकुलर वेट का हमको बेनिफिट क्या है, लो मॉलिकुलर वेट के होने से ये कॉपी नंबर ज्यादा बनाते हैं, कॉपी नंबर ज्यादा बनाएंगे उतना ही फायदा है। ठीक है, और लो मॉलिकुलर वेट के होने से वजह से ये जब छोटा होगा तो ड्यूरिंग द इंसर्ट ये डैमेज नहीं होगा। अगर बड़ा लो हाई मॉलिकुलर वेट का होगा उसका डैमेज होने का चांस भी ज्यादा रहता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें जो यूनिक है एक्सप्रेशन वेक्टर में फीचर, वो देखो, एक तो ट्रांसक्रिप्शनल प्रोमोटर होना चाहिए एक्सप्रेशन वेक्टर में, क्योंकि अगर मुझे किसी जीन को एक्सप्रेस कराना है उसके आगे क्या होता है, प्रोमोटर, जहाँ पे हमारा आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। तो ट्रांसक्रिप्शनल प्रोमोटर होना चाहिए। उसके बाद ट्रांसलेशनल इनिशिएशन रीजन होना चाहिए। इसके बाद ट्रांसलेशनल टर्मिनेटर रीजन भी होना चाहिए। तो दीज
फीचर्स आर प्रेजेंट इन एक्सप्रेशन वेक्टर, ठीक है, ये याद रखना। अब हम बात करते हैं जब हमारा प्लाज्मिड को, हम जब प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड को हम कैसे क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज करते हैं। तो जो हमारा नेचुरल प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड आर अ सर्कुलर एक्स्ट्रा सेलुलर ऑटोसोमल रेप्लिकेटिंग डीएनए मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। अब प्लाज्मिड जो होता है, प्लाज्मिड की जो रेंज होती है वो 1 to 300 केबी होती है, ठीक है। अब प्लाज्मिड को हम फर्दर डिवाइड करते हैं, प्लाज्मिड आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, टू टाइप्स, और ये किसके बेस पे डिवाइड है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉपी नंबर। किसका कॉपी नंबर हाई होगा, किसका कॉपी नंबर लो होगा, इसके बेस पे प्लाज्मिड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रिलैक्स प्लाज्मिड एंड स्ट्रिंजेंट प्लाज्मिड। स्ट्रिंजेंट प्लाज्मिड जो होते हैं, पहले हम बता देंगे स्ट्रिंजेंट प्लाज्मिड क्या होते हैं। इनमें मान लो ये हमारा बैक्टीरिया है, ठीक है। अब ये हमारा बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, ठीक। इसमें होगा क्या, उसमें जो प्लाज्मिड होगा वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ क्या होगा, इंटीग्रेट होगा। किसके साथ इंटीग्रेट होगा, बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेट होगा। इधर हम बना के यहाँ पे दिखा देते हैं, जैसे मान लो ये है, तो ये होगा हमारा बैक्टीरिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या है, ये है। अब इसी के साथ हमारा यहाँ पे मान लो ये प्लाज्मिड जैसे प्रेजेंट था, ठीक है। तो ये प्लाज्मिड अब जो होगा वो इसके साथ इंटीग्रेटेड फॉर्म में होगा। जब ये इसके साथ इंटीग्रेटेड फॉर्म में होगा तो ये फ्री फॉर्म में साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होता है, यही यहाँ पे मैंने लिखा है, इट इज नॉट अ फ्री अटैच टू बैक्टीरियल जीनोम। ये बैक्टीरियल जीनोम के साथ अटैच होते हैं। दिस रेप्लिकेट विद बैक्टीरियल जीनोम रेप्लिकेशन। ये रेप्लिकेशन बैक्टीरियल जो जीनोम होता है उसके रेप्लिकेशन के साथ अपना रेप्लिकेशन करते हैं। तो ये क्या होते हैं, इनका कॉपी नंबर लो होता है, 1 से 2 कॉपी नंबर होते हैं इसके, ठीक है। अब इसी तरह तो इसे हम लो कॉपी नंबर बोलते हैं स्ट्रिंजेंट प्लाज्मिड को। अब बात कर लेते हैं हम रिलैक्स प्लाज्मिड की। रिलैक्स प्लाज्मिड जो होते हैं वो फ्री फॉर्म में साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि ये हमारा बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, और जो हमारे प्लाज्मिड होंगे वो ऐसे फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होंगे सेल में ही, साइटोप्लाज्म में ही, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इनमें जो रेप्लिकेशन होता है बैक्टीरियल जीनोम से बिल्कुल फ्री होता है। बैक्टीरियल जीनोम का रेप्लिकेशन अलग होता है, इसका अलग होता है, ठीक है। तो ये अपने कॉपी नंबर को मेंटेन रखते हैं और इनका हाई कॉपी नंबर होता है। ये रिलैक्स प्लाज्मिड और स्ट्रिंजेंट प्लाज्मिड में डिफरेंस है। अब आगे हम जब बात करेंगे, आगे बात करेंगे तो हम देखेंगे कि जो हमारा जो नेचुरल प्लाज्मिड होते हैं, नेचुरल प्लाज्मिड में हम क्या मॉडिफिकेशन करें कि उनको हम अपने क्लोनिंग में यूज कर लें, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, मल्टीपल क्लोनिंग साइट को इंसर्ट करते हैं, मल्टीपल क्लोनिंग साइट को इंसर्ट करते हैं, या पॉलीलिंकर बोल लो। उसके बाद इंसर्शन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को एंटर करते हैं, इंसर्ट करते हैं, और सिलेक्शन मार्कर मतलब सिलेक्शन सिस्टम को भी हम इंसर्ट करते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो PBR 3322 बोले तो 322 जो प्लाज्मिड है, ये वाइडली यूज प्लाज्मिड है। फर्स्टली वाइडली यूज प्लाज्मिड इन अ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। तो हेयर वी नो अबाउट फॉर दिस P इक्वल टू प्लाज्मिड। ये इस बार CUT PG के 2023 एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। जो P है वो प्लाज्मिड है, BR जो है वो नेम ऑफ साइंटिस्ट जिसने इन्हें डेवलप किया है, जो PBR 322 प्लाज्मिड है, इसको जिस साइंटिस्ट ने डेवलप किया उसका नाम पे यहाँ पे ये BR यूज किया गया है, जिसका BR मतलब दो साइंटिस्ट हैं, पाको बोलिवर एंड रे रोड्रिग्यूज। जो रे रोड्रिग्यूज और पैको बोलिवर दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसे डेवलप किया। और 322 का मतलब ये है कि जो प्लाज्मिड का स्टॉक कलेक्शन था उसमें इनका जो नंबर था वो 322 नंबर था, ठीक है। अब हम बात करेंगे, ये एक स्मॉल प्लाज्मिड है। अब हमने एक तुमको अभी जब जो, तो ये अगर स्मॉल प्लाज्मिड है दैट मीन्स
इसमें कॉपी नंबर हाई रहेगा, क्योंकि हमने तुमको अभी फीचर बताया कि जब स्मॉल लो मॉलिक्यूलर वेट या स्मॉल हम प्लाज्मिड लेते हैं तो उसमें कॉपी नंबर हाई रहते हैं, ठीक है। अब तो मेंटेन रिलेटिवली हाई कॉपी नंबर, देखो अपने कॉपी नंबर को हाई मेंटेन करके रखता है ये, ठीक है। और दिस प्लाज्मिड कंटेन कॉल इवन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, कॉल इवन का इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन एम्पिसिलिन आर एंड टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन होता है और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन होता है, एम्पिसिलिन। अब क्लोनिंग साइट इसमें जो होती हैं वो क्लोनिंग साइट्स, द प्लाज्मिड कैरीज नंबर ऑफ यूनिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्नाइज साइट, जो इसकी क्लोनिंग साइट प्रेजेंट होती हैं वो हमारी जो एंटीबायोटिक जीन होता है उसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है, क्योंकि वहां पे हमारे क्या होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट्स होती हैं। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट्स कौन सी होती है, जैसे PAST1, PUB1 एंड SEC1 आर फाउंड विद इन द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन होता है, उसमें उसके बीच में पाई जाती हैं ये साइट्स, ठीक है। और जो BAMH1 और HIND3 है ये पाई जाती है हमारी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस में। देखो हम डायग्राम में तुमको दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे देखो ये PAST1 की यहाँ पे दिखाई गई है, तो जो PAST1 की प्रेजेंट है हमारी वो किसमें प्रेजेंट है, एम्पिसिलिन में, और BAMH1 की किसमें प्रेजेंट है, टेट्रासाइक्लिन में, ठीक है। तो इनमें इसकी रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट होती है, एम्पिसिलिन जीन में और टेट्रासाइक्लिन वाला जीन है इसके बीच में। तो हम अपना जो इंसर्ट है वो इन्हीं के बीच में हम इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का एक फिनोमिना आता है। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का फिनोमिना ये होता है, जैसे मान लो ये हमारा यहाँ पे हमारा क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन का जीन है, ठीक है, किसका, टेट्रासाइक्लिन का जीन है, ठीक है। अब इसमें हम अपना इंसर्ट जीन डाल लें। अब यहाँ पे हमारी BAMH1 की साइट मान ली, किसकी साइट मान ली, BAMH1 की। अब मैंने इसे BAMH1 से काटा और अपना इंसर्ट डीएनए जो फॉरेन डीएनए है वो डाल दिया, इसमें क्या डाल दिया, फॉरेन डीएनए, ठीक है। ये फॉरेन डीएनए हमारा, इसको हमने इसमें डाल दिया, यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है ये वाला, और यहाँ पे BAMH1 की रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है, ठीक है। जब हमने इसे BAMH1 से डाइजेस्ट किया तो टेट्रासाइक्लिन की जो जीन था वो डिस्टर्ब हो गया, ठीक है, वो क्या हुआ, डिस्टर्ब हो गया, और हमने यहाँ पे अपना इंसर्ट जीन डाल दिया ऐसे, ठीक है, इंसर्ट जीन डाल दिया। ये इतना हमारा टेट्रासाइक्लिन का था रीजन, और यहाँ पे मैंने अपना इंसर्ट जीन डाल दिया क्योंकि यहाँ पे BAMH1 की साइड थी और BAMH1 से मैंने डाइजेस्ट किया। अब हुआ क्या, यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन जीन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट था, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन हमारा डिस्टर्ब हो गया। अब मान लो मुझे ये देखना है, ठीक है, अब मैं इसे अगर एक प्लेट में कल्चर करूं और उसमें हमारा टेट्रासाइक्लिन प्रेजेंट हो, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन प्रेजेंट हो, टेट्रासाइक्लिन प्रेजेंट हो, और इसको हम इसमें अगर ग्रो करा दें तो यहाँ पे क्या होगी, आल कॉलोनीज डाई हो जाएंगी, मतलब आल कॉलोनी डाई हो जाएंगी, वहां पे कुछ नहीं दिखेगा हमको। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारा रिकॉम्बिनेशन हुआ है, इन कॉलोनीज में रिकॉम्बिनेशन हुआ है, जहां पे वो कॉलोनीज, क्योंकि हमने टेट्रासाइक्लिन डाला है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस इसमें क्या हुआ, डिस्टर्ब हो गया, तो इसे बोलते हैं हम इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, क्योंकि हमने अपने इंसर्ट को वहां पे अपने मतलब जो फॉरेन डीएनए या इंसर्ट बोले उसको वहां पे एंटर कराया, जिससे क्या हुआ, टेट्रासाइक्लिन जीन का इनएक्टिवेशन हो गया, इसीलिए इसे बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम यही फिनोमिना यहाँ पे बताया गया है, ये हमारा कॉमन स्ट्रक्चर हो गया किसका, PBR 322 का। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये BAMH1 है। अब यहाँ पे BAMH1 से हमने जब डाइजेस्ट किया और हमारे इंसर्ट साइड में भी BAMH1 की फ्लैंकिंग रीजन है, ठीक है, BAMH1 से कट किया और लाइगेट कर दिया अपना इंसर्ट यहाँ पे। अब हुआ क्या, यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन वाला रीजन हमारा क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया, ठीक है, वो नॉन फंक्शनल हो गया। अब एम्पिसिलिन वाला लेकिन नहीं हुआ, तो हमने इसे ट्रांसफॉर्म किया पेट्री डिस्क कंटेनिंग एगार विद एम्पिसिलिन, ठीक है। अब देखो एम्पिसिलिन यहाँ पे डाल दी, लेकिन एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन हमने इनएक्टिव नहीं किया है, ठीक है, वो एक्टिव ही है। जब वो एक्टिव है तो एम्पिसिलिन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब रेजिस्टेंस जीन वहां पे एक्टिव है तो एम्पिसिलिन का यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और टेट्रासाइक्लिन यहाँ पे हमने यूज नहीं की है,
तो ऑल कॉलोनीज जिसमें जो प्लाज्मिड है वो सब यहाँ पे हमको दिखाई देंगे, सब कॉलोनीज यहाँ पे हमको दिखाई देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम नहीं पहचान पा रहे हैं कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट है कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है। अब हमें पहचानना है रिकॉम्बिनेंट, तो हमको जब रिकॉम्बिनेंट पहचानना है तो हमने अब फर्दर फिर से क्या किया, फर्दर मैंने इसे टेट्रासाइक्लिन एंड एम्पिसिलिन दोनों के प्लेट बनाई यहाँ पे एगार में, ठीक है। यहाँ पे हमने एम्पिसिलिन भी यूज किया, टेट्रासाइक्लिन भी यूज किया। अब जब मैंने देखा यहाँ पे, तो देखा कि यहाँ पे ओनली सम कॉलोनीज आर सो बट सम आर नॉट सो। तो जो कॉलोनी यहाँ पे शो नहीं हो रही, दैट मीन्स वहां पे क्या हुआ, रिकॉम्बिनेशन हुआ है, क्योंकि मैंने रिकॉम्बिनेट कहाँ पे किया है, टेट्रासाइक्लिन वाले रीजन पे। अब जब टेट्रासाइक्लिन वाला रीजन हमारा डिस्टर्ब हो गया, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने टेट्रासाइक्लिन का भी यूज किया है। अब जब टेट्रासाइक्लिन वाला रेजिस्टेंस जब वहां पे इनएक्टिव हो गया, तो टेट्रासाइक्लिन यहाँ पे कॉलोनी उन कॉलोनीज को डाई कर देगी जहां पे मेरा इंसर्ट गया है टेट्रासाइक्लिन में, ठीक है। तो देखो कॉलोनी कंटेनिंग रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड ऑन एम्पिसिलिन प्लेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो कॉलोनी होंगी वो रिकॉम्बिनेंट होंगी क्योंकि यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन जीन डिस्टर्ब हुआ है, और जो कॉलोनी हमको शो हो रही है दैट मींस यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है, क्योंकि इसने जब हमने बोथ यूज की एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन तो यहाँ पे कॉलोनी शो हुई है। तो इसका मतलब ये है कि वहां पे दोनों का रेजिस्टेंस जीन बना है, दैट मींस जो हमने इंसर्ट अपना टेट्रासाइक्लिन में इंसर्ट कराया है वहां पे और इन कॉलोनी में वो इंसर्ट नहीं हुआ है टेट्रासाइक्लिन वाले रीजन में, जिससे क्या हुआ, टेट्रासाइक्लिन का फंक्शन डिस्टर्ब नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे ये कॉलोनी ग्रो कर गई, ठीक है। तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ, लेकिन जहां पे टेट्रासाइक्लिन वाले रीजन में हमारा इंसर्ट किया है या फॉरेन डीएनए इंसर्ट किया है, उसने टेट्रासाइक्लिन वाले रीजन का फंक्शन डिस्टर्ब किया। अब फंक्शन जब डिस्टर्ब किया तो वो टेट्रासाइक्लिन वाले अगर हम मीडियम में डालेंगे तो वो उनका डाई हो जाएंगे, जैसे मैंने ऊपर समझाया। तो ये हो गया इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का फिनोमिना। अब आगे हम बात करेंगे पीयूसी प्लाज्मिड की, उसके बाद जो हमारे लैम्डा प्लाज्मिड होते हैं, गामा प्लाज्मिड होते हैं। लैम्डा प्लाज्मिड मतलब बोले तो फेज वाले जो प्लाज्मिड होते हैं, वायरस वाले जिनका हम यूज करते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम कॉस्मिड की बात करेंगे। तो हम पूरा वेक्टर यहाँ पे कवर करेंगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।